हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और अभी मैं आप लोगों के लिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसको आप 3D के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग बात की थी पिछले वाले पार्ट 3 में क्या स्ट्रेट लाइन के बारे में, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताया था कि दो टाइप से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। यानी स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं सरल रेखा। तो सरल रेखा का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में पिछले वाला पार्ट में हमने बता दिया था, ठीक है। और हम आपको याद दिला दें कि रेखा का समीकरण हम आपको बताए थे कि वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन बताए थे। कार्टेशियन फॉर्म में हम आपको याद दिला दें, इस फॉर्म में बताए थे x माइनस एक्स वन बाई ए बराबर y माइनस वाई वन बाई बी और बराबर के बाद z माइनस जेड वन बाई सी। ये आपको बता दिया गया था कि रेखा का समीकरण कैसा होता है। और ये खास करके कब ये सब जानकारी आपको हम पिछले वाला पार्ट 3 में दे दिए थे। ये आप लोग का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें कि आज हम आपको ये स्पेशल बताने वाले हैं क्या कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। यानी कि अगर दो रेखा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि दोनों रेखा के बीच का एंगल ज्ञात करिए, कोण ज्ञात करिए, कैसे आप ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाले, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है और जैसे ही हम कुछ पूछे तो आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक बार पेज ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि हम आपको आज बताने क्या वाले हैं। आज आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि इसलिए क्योंकि इससे 2 नंबरिया सवाल 1 नंबरिया सवाल भी आप लोगों से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको पढ़ना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी कि दो रेखाओं के बीच एंगल सीखना है। दो रेखाओं के बीच कोण, ठीक है। दो रेखाओं के बीच आप लोगों को क्या सीखना है, कोण निकालना सीखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि दो रेखा कैसा होगा। तो अब तो आप लोगों को ये पता हो गया कि लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। एक बार फिर से यहाँ पर बैक साइड बता दें, ये आपका वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है ना। और एक जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, जो आप लोगों ने पहला वाला पार्ट में, मतलब इससे पहले वाला पार्ट में आप लोगों ने देखा था। अब हम लोगों से कहा जाएगा कि अगर दो रेखा दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक रेखा हो गया, ठीक है, और ये एक दूसरा रेखा है, और आपसे कहा जाए कि दोनों के बीच जो है आप एंगल निकालिए, थीटा निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको इसमें दो फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में आपको बताया था कि लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। दो लाइन आपको इस तरह से दिया रहेगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1। सोचिए कि आपके पास तो दूगो लाइन दिया हुआ रहेगा ना। तो पहला लाइन का ये इक्वेशन हम 1 1 करके मान लिए, तो दूसरा लाइन का इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दूसरा जो लाइन होगा आपका वेक्टर आर बराबर, इसमें आप A2 और प्लस में म्यू B2 मानिएगा। क्या मानिएगा, एक में लैम्डा B1 और एक में म्यू B2, ठीक है, समझ में आ गया। और आपको हम बताया था कि लाइन जो है ये इसमें ये जो है मान लीजिए ये वेक्टर V1 है और ये वेक्टर B2, ठीक। दोनों के बीच में मान लिए क्योंकि पैरेलल वेक्टर के एंगल जो होगा वही आपका इस दोनों रेखा के बीच का एंगल होगा। तो सीधी सी बात आपको याद कीजिए, आपको हम बताया भी थे जो वेक्टर में भी आप पढ़े होंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल A डॉट B कैसे निकालते थे। आपको याद होना चाहिए मोड ऑफ A, मोड ऑफ बी और कॉस थीटा ऐसे करके आप निकालते थे। इससे आपको कॉस थीटा का मान कैसे निकाला जाता है यह भी हम आपको बताते थे। सेम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है क्या कि B1 और B2 का आपको डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से लगा देना। तो पहले आपको लिखना है B1 डॉट B2 और बटा में मोड ऑफ B1 मोड ऑफ B2, इस तरह से, और इसका मोड लगा देना है। मोड इसलिए लगा दिए ताकि आप एक्यूट एंगल निकालेंगे, अगर निगेटिव भी आए तो आपको पॉजिटिव कर देना है और पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। एक बार फिर से हम आपको इस बात को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो रेखा दे दिया जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि दोनों के बीच एंगल निकालिए यानी कोण निकालिए। तो आपको करना क्या है, बस लैम्डा के जोड़े वाला जो मान होगा वो B1 होगा और म्यू के जोड़े वाला जो मान होगा वह B2 होगा, और आपको बस यहाँ पे मान बैठा देना है cos थीटा बराबर
b1 डॉट b2 बटा मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2। ठीक है, जैसे आप ये पढ़े होंगे ना वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में हम आपको बताए थे कि a डॉट b होता है बटा में मोड ऑफ a मोड ऑफ b, ऐसा करके। ठीक है, ये एकदम सेम फॉर्मूला लगाए, बस अर्थ है कि यहाँ पर a भी था, यहाँ पर हमारा वेक्टर b1 और वेक्टर b2 है, इसीलिए हम दोनों के बीच का एंगल में cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटा मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2 ये लगाए। बात समझ में आ गया? तो ये आप फॉर्मूला कब यूज करिएगा? जब वेक्टर फॉर्म में आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहे। अब हम आपको बताते हैं यही अगर वेक्टर फॉर्म में ना दिया हुआ रखे, अगर मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन रहता तो आपको पता है लाइन दो को अगर लिखेंगे तो x माइनस x1 बटा ऐसे रहेगा a1, एक और लाइन रहता है y माइनस y1 बटा में b1 बराबर z माइनस z1 बटा में c1। ये पहला लाइन हो गया। और दूसरा लाइन अगर बात करें, दूसरा लाइन अगर रहे, इसी को नीचे लिख देते हैं x माइनस x2 अब बटा में a2, मान लीजिए दूसरा रेखा है y माइनस y2 और बटा में आपका आ जाएगा b2 और बराबर के बाद z माइनस z2 और बटा में c2। जैसे दो गो रेखा मान लिए कौन फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपको दोनों फॉर्म बाय फॉर्म याद रखना है। यहाँ पर क्या है, ये जो अभी हम आपको बताया वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन था। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में cos थीटा बराबर लगाइएगा। यही अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ऐसा दिया रहा है तब आप cos थीटा बराबर क्या लगाइएगा? ध्यान से देखिए, cos थीटा बराबर आपको लगाना है, ये देखिए यहाँ पर आप एक बैक वाला चीजें को देख लीजिए, b1 में b2 से जब डॉट करिएगा ना तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, डायरेक्शन रेशियो को गुना कर देते हैं। ये देखिए, हम थोड़ा सा मार्कर को चेंज करते हैं, आपको याद करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई लाइन आपको पहला ये दूसरा ये अगर आपको दिखाई दे तो इस बार जैसे मान लीजिए ये लाइन है और फिर आपको एंगल ही निकालना है, ये बात तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और एंगल निकालना है तो इसका डायरेक्शन रेशियो पहले आपको छांटना है। ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। पहला रेखा से आप निकाल लीजिएगा, जो बटा में रहेगा उसको a1 b1 c1 पहला का से। दूसरा का जो रेखा होगा उसके बटा में a2 b2 और c2। लेकिन हाँ, एक बात हम पिछले वाला पार्ट में भी बताए थे कि x y z जो है वो पहले रहना चाहिए। अगर उलट पुलट के कहीं दिए हुए है तो आपको पहले सीधा कर लेना है। ठीक ना, इस बात को याद रखना और बस आपको सामने सामने गुना कर देना। जैसे ऐसे याद रखिएगा a1 a2, जैसे a1 में a2 से फिर आप क्या करेंगे बताइए तो जल्दी से, b1 में b2 से और c1 में c2 से बटा में रूट अंडर करके आप लिखिएगा दो गो रूट अंडर। ठीक है, और रूट के अंदर में क्या लिखेगा, इस एक बार इसका स्क्वायर करिएगा, एक बार निचला का स्क्वायर करिएगा। तो इस बार इसमें लिखेंगे a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और इसमें लिखिएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये है सिंपल सा फॉर्मूला जो आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है। बात समझ में आ गया होगा ना? ये बात तो आप सिंपल सा बात समझ सकते हैं, क्योंकि आपको दो तरीका से एंगल आप निकाल सकते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है इस पैटर्न पर तो आप ये cos थीटा बराबर ये लगाइए और सिंपल सा फॉर्मूला है बस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अब बटा में रूट अंडर बटा में रूट अंडर। रूट अंडर कहने का मतलब एक बार पहला का दिक को साइन मतलब दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो का और एक दूसरा में रूट अंडर लगा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। और ये मोड इसलिए लगाया गया ताकि अगर निगेटिव वैल्यू भी आए तो उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि दो तरीका से आप एंगल निकाल सकते हैं, एक डायरेक्शन रेशियोज की मतलब वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में रहता ये वाला याद रखिए और अगर कार्टेशियन फॉर्म रहे तो ये याद रखिए। बात समझ में आ गया? अब हम लोग इस बात को बढ़िया से समझने के लिए ऐसा करते हैं, एक एक छोटा सा उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए कि आपके सामने ये रहा। एक छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में ही मान लेते हैं कि आपको निकालना है वेक्टर r बराबर, समझिएगा ध्यान से, वेक्टर r बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस में 4k कैप है। ठीक है, पहला ये वेक्टर हो गया। अब प्लस के बाद लैम्डा इनटू एक वेक्टर आपको दिया गया है i प्लस 2j और प्लस में 2k वेक्टर। ठीक है, एक और लाइन दिया हुआ है, दो लाइन देगा तभी तो एंगल निकालिएगा। एक और लाइन है वेक्टर r बराबर 5i कैप प्लस प्लस नहीं माइनस में है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये है आपका, हाँ देखिए माइनस में है यहाँ पे 2 से, बस जे ही है, के नहीं है इसमें, और प्लस में म्यू और एक वेक्टर आपको दिया गया 3i प्लस में 2 से प्लस में 6k। ठीक है, ये आपका एक वेक्टर। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। एंगल मतलब कोण निकालना है, ये दोनों रेखा के बीच का आपके कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप बताइए किस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर लिखल है तो समझिएगा वेक्टर, तो ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना होगा। ये वाला देखिए, ये आपको वेक्टर फॉर्म में इस है ना, a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस म्यू b2, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले आपको b1 b2 छांटना होगा। a1 a2 का ये में कोई लेना देना नहीं होता है, बस आपको b1 b2 छांट लेना है। ठीक है, मार्कर को चेंज
तो बताइए ये जो मान होगा यहाँ जो आपको दिखाई ये A1 है और ये जो है ये B1 है और ये जो मान है A2 है और ये है B2। पहला रेखा से तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आराम से पहले छाट लेंगे। यहाँ हमको क्या क्या जरूरत है, B1 और B2, तो आप बस B1 B2 को ही छाट लीजिएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं B1 वेक्टर बराबर, देखिए B1 मतलब लैम्डा के जोड़े वाला लिख लीजिएगा, तो I प्लस 2j और प्लस में 2k, ठीक है। B1 B2 मान लिए और वेक्टर B2 कितना होगा, तो B2 ये म्यू के जोड़े वाला जो होगा 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में 6k कैप। बात समझ में आ गया। वेक्टर B1 वेक्टर B2 मान लिए। और आप बताइए cos थीटा बराबर फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, एक बार देख लीजिए। cos थीटा बराबर ये फॉर्मूला है ना, एक बार फॉर्मूला भी हम आपको लिख देते हैं। आप लिख देते हैं cos थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 और बटा में मोड ऑफ वेक्टर B1 मोड ऑफ वेक्टर B2। ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप समीकरण 1 मान के और आप क्या करिए B1 में B2 से डॉट कर दीजिए, फिर मोड निकाल दीजिए, फिर इसका मोड निकाल दीजिए और इसमें मान बैठा दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम आपको बारी बारी से मान बैठा कर बताते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं B1 डॉट B2 निकालते हैं, ठीक है। तो डॉट हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर में सीखे थे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट है तो आपको बताया था कि डॉट वाला में क्या कीजिएगा, ये जो B1 और B2 जो दिखाई दे रहा है I में I से, J में J से और K में K से गुना करिए। तो देखिए यहाँ B1 में I के साथ कुछ नहीं तो 1 है तो ऐसे लिखिएगा 1 गुना, इसमें 3 है तो लिखिएगा 1 गुना 3, प्लस का साइन दीजिएगा। फिर ये 2 है तो 2 गुने इसमें गुना कीजिएगा J वाला में J से, तो 2 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 और गुना में 6। अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12। अब देख लीजिए 12 और 3 हो जाएगा 15 4 19, यानी कि A डॉट मतलब B डॉट तो आप निकाल लिए। अब आपको मोड ऑफ B1 निकालना है, मोड ऑफ B2 निकालना है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे बेहतर। इसी में आपको बता दिया जाए, देखिए ये बात समझ आ। यहाँ पर हम B1 B2 निकाल लिए। अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले बात कि हम लोगों को निकालना है मोड ऑफ B1, ठीक है। मोड ऑफ B1, मोड ऑफ B1 कहने का मतलब रूट अंडर करके आप निकाल लीजिएगा। जो B1 का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिखिएगा a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा भाई, तो ये 2 का स्क्वायर 4 4 8 है 1 9 आ जाएगा। तो 9 का वर्गमूल आपको पता है 3 होता है, ठीक है। उसी तरह से मोड ऑफ B2 निकालिएगा, तो इसका भी रूट अंडर लगाइएगा, लेकिन इस बार B का मान इसमें से रखिएगा। मोड आप सीखे होंगे निकालना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आएगा बताइए, 6 के स्क्वायर 36 और ये 2 के स्क्वायर 4 है ना, तो 36 4 40 3 के स्क्वायर 9 49 आएगा ना, 49 का वर्गमूल हो जाता है 7। बात समझ में आ गया। तो मोड ऑफ B1 निकल गया, मोड ऑफ B2 निकल गया, डॉट भी निकल गया। तो आपको समीकरण 1 में बैठा देना, तो लिखना है cos थीटा बराबर, देखिए B1 डॉट B2 का मान यहाँ पे निकाल के लाए थे 19 है ना, तो लिखिएगा ऊपर में मोड में 19 और बटा में देखिए मोड ऑफ B1 का मान, समीकरण 1 को देखना, ये मोड ऑफ B1 का मान 3 लाए है ना, तो लिखिएगा 3 गुना और B2 का मान कितना 7, तो 7 लिख दीजिएगा। अब आप बता दीजिए कि cos थीटा बराबर कितना आया 19 बटे 7 या 21। और ऐसा cos का कोई मान तो है नहीं जो डायरेक्ट 19 बटा 21 होता है, तो आपको करना है क्या, थीटा का मान निकाल देना है, cos को उधर भेज देना है। तो लिखना है cos इनवर्स 19 बटे 21 और ये रहा आपका आंसर। बस इतना ही आप लोग को करना है और सिंपल सा आंसर निकाल देना है। बस ये कौन सा भी फॉर्मूला लगाएं, वेक्टर फॉर्म में लगाएं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ क्वेश्चन रहे तो वेक्टर फॉर्म में लगाइएगा, कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म में। ये बात समझ में आ गया। एक और उदाहरण पेश करते हैं, इस पर कार्टेशियन फॉर्म पर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। एक और सवाल देखिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल ये आप लोग के सामने, मान लीजिए कि रेखा आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ रहे, रेखाएं 2 रेखा रहेगा, लाइन्स जिसको बोलते हैं, x प्लस 3 और बटा में आपके पास 3 है, y माइनस 1 बटा 5 बराबर z प्लस 3 बटा 4। एक लाइन है और एक और लाइन है, आप 2 लाइन देगा तभी तो निकाल सकते हैं। एक है x प्लस 1 बटा 1 बराबर y माइनस 4 बटा 1 बराबर z माइनस 5/2, ठीक है। और आपसे वही सेम एंगल पूछ रहा है, आपको बताना है कि इसका एंगल क्या होगा। एंगल मतलब कोण, कि 2 रेखा दिया हुआ है, दोनों के बीच आपको कोण ज्ञात करना है। तो बताइए सिंपल सी बात है, आपको एंगल निकालना है। इस पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म में है कि कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये वेक्टर फॉर्म है ना,
कि कार्टेशियन फॉर्म में, जल्दी से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। ये है कार्टेशियन फॉर्म में, ये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एक बार देख लीजिए फॉर्म को, देख लीजिए कि इसके बटा में जो रहता है ना वो A1 B1 C1 होता है, लेकिन हाँ पहले आपको चेक कर लेना एक्स वाई जेड शुरू में रहना चाहिए, अगर उल्टल पुल्टल है तो सीधा कर लीजिएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, एक्स वाई जेड शुरू में है, ठीक है, एक्स वाई जेड एकदम सही है। तो अब आप निचला जो होगा बटा वाला उसको हम A1 B1 C1 आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा करिए, इसको A1 मानिए, इसको B1 और इसको C1, ये हो गया A2 B2 और ये है C2, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे छाट लीजिए, हियर यहाँ पे आपको लिख लेना है पहले, सॉल्यूशन से आप ऐसे लिख सकते हैं। A1 का मान देख लीजिए, A1 का मान 3, B1 का मान 5 और C1 का मान 4, ठीक है। अब आप उसी तरह से निकाल लीजिए, A2 बराबर कितना आएगा 1, B2 का मान 1 निचला वाला और C2 का मान 2। बात समझ में आ गया। और आपको cos थीटा बराबर फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए। देखिए ये फॉर्मूला आपको लगाना है, सामने सामने आपको गुना कर देना है, ठीक ना। चलिए सामने सामने गुना करना है तो ऐसे लिखना है A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 और बटा में रूट अंडर, फॉर्मूला आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार लिखिएगा, बनाते क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लिखिएगा ही, तो आपको याद तो हो ही जाएगा। A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, इस तरह से। अब बस आपको करना क्या है, इसमें मान बैठा देना, ठीक ना। तो मान बैठा देते हैं, थोड़ा सा यहीं पे हम मान बैठा देते हैं, डायरेक्ट आप इस बात को समझ सकते हैं। तो देखिए राइट साइड देखिएगा, इसमें मान बैठाते हैं, सामना सामने गुना करना है, 3 गुने 1 ऐसे लिखते हैं। देखिए 3 गुने 1 प्लस B1 तो 5 गुने 1, देखिए सामने सामने B1 B2 ऐसे, C1 C2 मतलब 4 गुने 2, ठीक है। और बटा में आपका एक रूट अंडर आएगा, तो देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, देखिएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, पहला समझ में आ गया। दूसरा के लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए A1 B1 A2 B2 C2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये मोड है, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा 3 प्लस 5 प्लस 8 और बटा में कितना आएगा, देखिए 5 के स्क्वायर 25 और ये 3 के स्क्वायर 9, ठीक है, और ये 4 के स्क्वायर 16। तो ये थोड़ा सा हमको लगता है लिखना पड़ जाएगा, ठीक ना, नहीं तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन को ही छोटा कर लिया जाए, ठीक है। देखिए अब इसी को हम ऊपर में थोड़ा सा लिखते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका पहले निकालते हैं, ऊपर वाला तो समझ में आ गया ना आप लोग को, ऐसे 3 प्लस 5 प्लस 8 बटा में आपको रूट अंडर निकालना है, तो रूट अंडर वाला देख लीजिए, 3 के स्क्वायर 9 और प्लस में 25 और प्लस में 16, ठीक है। और फिर रूट अंडर ही कितना है भाई, 1 प्लस 1 प्लस 2 के स्क्वायर 4, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर में आ जाएगा कितना, 5 3 8 8 16 आएगा, और नीचा में देख लीजिए कितना आएगा, नीचा में आप लोगों के सामने में इसको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, जल्दी में आप जोड़कर बता सकते, इसको तो आप लोग को जोड़ने आए करता है, तो जोड़ लीजिए, ये कितना होगा 16 और 9 25 25 25 50 हो जाएगा ना, तो रूट में 50 आ जाएगा, और फिर ये 4 और 2 6 रूट में 6 आ जाएगा, ठीक। ये को याद रखिएगा cos थीटा के बराबर निकल रहा है, ठीक ना। तो cos थीटा बराबर निकल रहा है, तो cos थीटा बराबर कितना आया 16 अब बटे ये 50 छक्का 6 5 30 300 आ जाएगा, 300। अब 300 का वर्गमूल आता है क्या, आपको पता है, cos थीटा बराबर ये 16 और बटा, बताइए 300 का वर्गमूल 100 या 300, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 रूट 3 आएगा, ठीक है। और इसे आप काट सकते हैं, इसको आधा 5 और इसका आधा 8 हो जाएगा, यानी कि आपका ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 8 बटे 5 रूट 3। इसे थीटा का मान भी आप निकाल सकते हैं, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स 8 बटा 5 रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी अगर आप एक लाइन बढ़ाना चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, जो बटा में रूट 3 है ऊपर में भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक लाइन कर देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। थीटा का मान ऐसे आप लिख सकते थे, यहाँ पे रेशनलाइज करके लिख सकते थे कॉस इनवर्स, देखिएगा 8 रूट 3 अब बटा में, देखिए रूट 3 से गुना करेंगे ना, तो रूट 3 में रूट 3 से तो सीधा 3, तो 5 3 15, ऐसे भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन आता ही है, इसको थोड़ा सा आप लोग को एक दूधा प्रयास करना है और गुना भाग तो नहीं ठीक से करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये दोनों फॉर्मूला अभी हम आपको बता दिए कि ये कब वेक्टर फॉर्म में रहते ये फॉर्मूला लगाइएगा, कार्टेशियन फॉर्म में रहते ये फॉर्मूला लगाना। बात समझ में आ गया। एंगल आप लोगों से पूछा जाएगा ही जाएगा,
और ये 2 नंबर का सवाल में भी आता है और 1 नंबर के सवाल में भी आता है। अब हम आपको बताते हैं इसमें एक कुछ रिलेशंस होते हैं कि अगर आपसे पूछे, ये जो है महानोट समझिए इसको, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इस चीज़ को आपको फोकस करना है, ठीक है। पहला कि 2 लाइन्स अगर दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, 2 लाइन्स आर, ऐसे हम पिछले वाला वीडियो में भी थोड़ा सा इसके बारे में बताए थे। इफ 2 लाइन्स आर, 2 लाइन्स पहले कैसा होगा, पहले गौर से देख लीजिए। 2 लाइन्स और पर चलिए 2 लाइन्स पहले ही लिख देते हैं, एक सेकेंड। 2 लाइन्स, बताइए 2 लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में ही बात अभी हम करेंगे। x माइनस x1 बटा में a1 बराबर y माइनस y1 बटा में b1 और z माइनस z1 बटा में c1, ये पहला रेखा है। एक और रेखा ले लेते हैं, x माइनस x2 बटा में a2, y माइनस y2 और बटा में b2, z माइनस z2 और बटा में c2। 2 रेखा ले लिया गया। इसमें आपसे क्या पूछता है, पहला कंडीशन क्या पूछता है कि अगर कहा जाए कि ये जो 2 लाइन्स है r, ऐसे कहा जाएगा कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब जिसको आप लंब बोलते हैं। अगर कहा जाए कि लंब होगा, 2 रेखा जो है लंब कब होगा, तो सोचिए लंब होने का मतलब है cos 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अभी जो हम आपको ये फॉर्मूला बताए थे cos थीटा बराबर, ये देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर cos 90 आएगा ना, तो इसका मान 0 आ जाएगा इधर, और इस बटा वाला सारा 0 हो जाएगा। तो यानी ये वाला जिंदा ऊपर बचेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो बस आपको याद क्या रखना है, ये कंडीशन आपको फॉलो करना है बढ़िया से, क्या कि a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आता है तो अब हम कह सकते हैं कि जो दोनों रेखा है वो आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है। 2 तरीका से सवाल पूछता है। ऑब्जेक्टिव में या सर 2 रेखा दे दिया जाएगा और कहेगा चारों ऑप्शन में से बताइए अगर लंब है तो क्या होगा। तो आपको याद रखना, ये देखिए x y z पहले सीधा क्रम में होना चाहिए, जो बटा वाला होगा ना उसको हम लोग a1 b1 c1 बोलते हैं, यानी दिक् अनुपात। ये दिखा दे a1 है, b1 है और ये c1 है, इसमें निकालेंगे तो a2 b2 और c2, और बस उसके सामने सामने गुना करके अगर 0 के बराबर आ जाता है जोड़ के, तो समझिएगा कि वह परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। बात समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन यह है कि अगर यही चीज समांतर पूछ दिया जाता, दूसरा चीज समझिएगा कि अगर ये कह दिया जाता पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर, अगर आपसे पूछे कि समांतर अगर देले रहता, तब आपको याद रखना है ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए c1 बटा c2, यानी दिक् अनुपात का आपको रेशियो निकाल देना। ये तीनों बराबर अगर आ जाए तो आप कह दीजिएगा कि जो रेखा है वह पैरेलल है। बात समझ में आया। एक बार फिर से समझिए, ये नोट बड़ी काम का है, इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए भी। कैसे, एक बार फिर से देखिए, ये कार्टेशियन फॉर्म में है ना, लिखा हुआ कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपको याद रखिए बटा वाला जो रहता है वो दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है, बटा वाला डायरेक्शन रेशियो है। लंब का है तो याद रखिएगा ये कंडीशन लगाना है, और अगर पैरेलल का है तो आपको ये कंडीशन लगाना है। बात समझ में आ गई, ये दोनों याद रखना है। अब हम आपको एक छोटा सा सवाल भी इस पर बता देते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस पूरा आ जाए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक, जैसे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, यदि, पहले देखिएगा, यदि इफ 2 लाइन्स मतलब 2 रेखाएं, 2 रेखा आप दे दिया जाएगा, x माइनस 1 बटे 5, y माइनस 2 बटे 7, z माइनस 1 बटे में k मान लीजिए, ठीक है। और एंड एक और रेखा दिया जाए, एक और रेखा दिया जाए, और एक और रेखा x प्लस 1 बटा 6 बराबर y प्लस 2 बटा में दे दिया जाए 1, और z माइनस 1 बटा में दे दिया जाए 2, ठीक है। ये जो कहा जाए आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर, तो कहा जाएगा देन फाइंड के का मान ज्ञात करिए, ठीक है। इसको हिंदी में भी देख लीजिए, लंबवत है तो के ज्ञात करें,
ठीक है, के ज्ञात करें, मतलब के का मान आप समझ सकते हैं, के का मान आपको ज्ञात करना। ठीक है, ये हिंदी में ऐसे अलग हम एक ही बार लिखें तो थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि दो रेखा दिया हुआ है ये, और कह रहा है कि ये दो क्या है, आपस में लंबवत है। ठीक है, ये कह दिया, क्वेश्चन में ही कह दिया, और आपसे के का मान पूछेगा। और हाँ, हम आपको बता दें ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछता है, और 2 नंबर वाला भी सवाल आपसे पूछा जाता है, एकदम सेम ऐसा ही आपको 2 रेखा दे दिया जाएगा, कहेगा लंबवत कहेगा चाहे समांतर कहेगा। ठीक है, ज्यादा चांस रहेगा यही परपेंडिकुलर वाला सवाल पूछता है। तो पहले आपको समझा दे कि लंबवत में कब होगा, जब ये कंडीशन आपको लगा दीजिएगा फटाक से ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 के बराबर, और आपको मान रख देना है, उससे आपको के का मान निकल जाएगा। के चाहे पी चाहे कुछ भी ऐसा रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गौर से देखिए, आपको करना क्या है, पहले A1 A2 B1 B2 ये सब आपको छांट लेना है। ठीक है, तो देखिए एक बार बढ़िया से कि A1 B1 C1 मतलब आपको पहले देख लेना है कि सीधा क्रम है, X Y Z सीधा है, X Y Z सीधा है, तो अच्छी बात है, बटा वाला A1 बटा वाला B1 बटा वाला C1 ऐसे करके। तो यहाँ पर लिख लीजिए A1 का मान 5, B1 का मान 7 और C1 का मान K हो गया। ठीक है, और A2 का मान छाट लीजिए, A2 का मान आप लिखिए 6, B2 का मान 1, यहाँ से ये वाला ये समान छाट लेना है ना, और उसके बाद C2 का मान आप लिख दीजिए 2। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है तो दोनों लंब है ना, 2 रेखा है जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब आप कौन सा कंडीशन लगाइए, कंडीशन आप लोग को पता हो गया होगा, ये वाला देख लीजिए एक बार कि लंब अगर कहेगा तो ये कंडीशन लगाना है, तो लगाना है तो बताइए A1 A2 प्लस B1 B2 और B1 B2 प्लस C1 C2 किसके बराबर, 0 के बराबर। इससे आपको आराम से मान निकाल देना है। A1 A2 देखिए सामने सामने आपको गुना कर देना है, 5 गुने 6 प्लस 7 गुने 1 प्लस K गुने 2 अब बराबर के बाद 0। ठीक है, इसको मान निकालिए, 6 पचे 30 प्लस में 7 प्लस में 2K बराबर के बाद 0। इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ही सोल्व कर लेते हैं, यहीं पे सोल्व करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा 2K, और प्लस में ये देखिए 37 हो जाएगा, बराबर के बाद इसको ले चलते हैं -37, इससे K का मान आएगा कितना, माइनस में 37/2। ये आपका आंसर आ गया। बस सिंपल सा ये सवाल का आंसर आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बस आपको याद इतना ही रखना है कि 2 रेखा अगर लंबवत होगा तो कंडीशन कौन सा लगेगा, और अगर समांतर का है तो कौन सा कंडीशन लगेगा। ये बात समझ में आ गया है ना आप लोगों को। एगो थोड़ा सा हम आपको क्या करते हैं, पैरेलल यानी कि समांतर वाला भी सवाल आपको दिखाई देते हैं। देखिए सवाल आपका ऐसा रह सकता है, समांतर वाला में कहेगा यदि यदि दो रेखाएं यदि 2 रेखाएं 2 लाइन्स, क्या लिख दिए भाई, 2 लाइन्स, एक सेकेंड, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना पड़ता है, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। 2 लाइन्स, 2 रेखा जो है आपको दिया रहेगा, क्या किस फॉर्म में, जैसे देखिएगा ऐसे दिया हुआ रहेगा, x/2 y/3 और z/4। ठीक है, एंड एवं एक और रेखा दे ले रहेगा x-1 बटा मान लीजिए 4, y+2 बटा में 6 और एक रहेगा z-5 और बटा में रहेगा मान लीजिए k। ठीक है, बात समझ में आ गया। और कहा जाएगा कि r पैरेलल, इस पर क्या कह रहा है, पैरेलल है, पैरेलल कहने का मतलब समांतर है, समांतर है, तो आपको बताना है कि इसमें k का मान क्या होगा। सिंपल सा बात है, ये 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर के सवाल में भी ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बार क्या कहा है से देखिए, पहले आपको ये बता दें x के x, अभी आप सोच रहे हो सर इसमें x माइनस y माइनस z माइनस नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं x माइनस 0 है, y माइनस 0 है, z माइनस 0 है, उससे क्या लेना, बस आपको नीचे वाला जो मान होता है उसको A1 B1 C1 बोलते हैं, ये है A2 B2 C2। बस याद रखिएगा सीधा क्रम में होना चाहिए, पहले x होना चाहिए तब y होना चाहिए। ठीक ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, पहले आप मान छाट लीजिए, A1 का मान 2, B1 का मान 3 और C1 का मान 4। पहला रेखा से नीचे वाला छाट लिए, दूसरा रेखा से देख लीजिए A2 का मान 4, B2 का मान 6 और C2 का मान आप देख लीजिए कितना आएगा, K आएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखेगा कि 2 जो रेखा था वो क्या इस बार पैरेलल कहा है ना, पैरेलल होने का कंडीशन थोड़ा सा देख लीजिए, याद आ जाएगा। पैरेलल यानी समांतर होने का कंडीशन ये वाला A1 A2 B1 B2 बटा में करके, है ना, तो ऐसे लिख देते हैं A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 बराबर होना चाहिए C1 बटा C2। मान थोड़ा सा रखिए, A1 B1 आपको दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे 2/4, समझ पा रहे हैं ना, ये A1 A2 ये सामने सामने, और इसको लिखेंगे तो 3/6 बराबर ये 4/k। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई, कट जाएगा तो ये आ जाएगा, इधर ही बना देते हैं, इसको लिखेंगे तो 1/2 बराबर 4/k। ठीक है,
इसी को बताइए, तीनों तो बराबर ही है तो आप कोई को बराबर कर सकते हैं। 1/2 अगर 4/k के बराबर करें तो इससे आपका k का मान आ जाएगा 4 दूनी 8। ये रहा आपका आंसर। बस ये जानते हैं, इतना जो हम लिख के कर रहे हैं ना, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं होगा, डायरेक्ट आप करिएगा 2/4 ऐसे एकदम लिख दीजिएगा 2/4, 3/6 और 4/k, बस इसको काट दीजिए, 1/2 आया, 4 दूनी 8 आया, आंसर हो जाएगा। एक एक लाइन का बात है, अगर आप इस सबको याद रखिएगा, जैसे कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, जैसे तरीका याद रहेगा कि पैरेलल होता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है तो क्या होता है, तो बड़ी आसानी से इस सवाल को आप डन कर पाएंगे। ठीक है, हमें लगता है कि आपको ये बात मेरा समझ में आया होगा। तो बस आपको यही सब दो टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। लाइन्स अगर पैरेलल हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आ गया? जल्दी से एक बार बता दीजिए सब लोग कि अब आप लोग का समय भी हो ही गया है। तो अब हम लास्ट में हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं, फिर आपको देखिएगा एक छोटा सा सवाल भी हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, सवाल है आप लोगों के सामने में कुछ इस तरह से सवाल है, देखिएगा। x - 5/7 y + 2/-5 बराबर z/1। एक ही लाइन है और एक और लाइन है, एवं एक और लाइन है आपके पास x/1 y/2 और z/3। ठीक है, और आपको बताना है कि इसके बीच का एंगल कितना होगा। एंगल मतलब कोण। ठीक है, ये छोटा सा सवाल है, अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो जल्दी में आप आंसर कमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग एंगल निकाल के हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप सही बताते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोग को मेरा बात समझ में आ गया। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शुरू वाला पार्ट से जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट हो तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोगों को करना क्या है, एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बता दें कि आपको 11.2 में अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहें इसी एकदम जो आज हम पढ़ाएं उसी से रिलेटेड, तो हम आपको बता दें 10 नंबर आप जाके बनाइएगा, 11 नंबर बनाइएगा, और आपको 12 नंबर बनाना है और 13 नंबर बनाना है। ये 4 गो सवाल जो है निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपको समझते हैं थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपको बस करना क्या है, लाइक शेयर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।